नमस्कार, मैं जय हिंद स्कूल बादरा से चंद्रमोहन बायोलॉजी लेक्चरर। प्लस 2 बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का तीसरा लेसन है जिसका नाम है परागण, निषेचन, भ्रूण तथा भ्रूणपोष का परिवर्तन। अब इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है अपना परागण यानी कि पोलिनेशन। परागण कहते किसको है, परागण को परिभाषित कैसे करते हैं? एक पुष्प के पुंकेसर के पराग कोश से मुक्त हुए परागकण अंडक की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अब देखो, एक पुष्प के अंदर दो संरचनाएं होती हैं, यानी कि एक तो होता है अंडक और दूसरा क्या होता है? पुंकेसर। यानी परागण की प्रक्रिया के अंदर दो संरचनाएं होती हैं जो कि परागण में भाग लेती हैं। पुष्प की दो संरचनाएं अंडक और पुंकेसर, ये दोनों संरचनाएं परागण की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। अब अंडक क्या चीज होती है? अंडक किसे कहते हैं? पुष्प का मादा जननांग। पुष्प का मादा जननांग क्या कहलाता है? अंडक कहलाता है। अब अंडक के अंदर क्या होता है? अंडक तीन संरचनाओं से मिलकर के बना होता है, वर्तिकाकार, वर्तिका और अंडाशय। यानी कि अंडक की ये संरचना होती है। अब इसके अंदर ये संरचना, इसका ये वर्तिकाकार, ये इसका वर्तिका और ये क्या होता है? अंडाशय। ये तीनों संरचनाएं मिलकर के और किसका निर्माण करती है? अंडक का निर्माण करती है। अब पुंकेसर क्या चीज होती है? पुष्प का नर जननांग। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। अब पुंकेसर के अंदर दो संरचनाएं होती हैं, एक तो होता है परागकोश और दूसरा क्या होता है? पूतंतु। यानी इसकी ये संरचनाएं होती हैं। अब पुंकेसर के अंदर दो संरचनाएं होती है, एक तो परागकोश होता है, दूसरी क्या होती है? पूतंतु होती है। अब यदि हम परागकोश की संरचना देखें, पुंकेसर की यदि संरचना देखें तो पुंकेसर की संरचना ये होती है। इसके अंदर नीचे का ये जो धागे सदृश संरचना होती है, यह धागे सदृश संरचना क्या कहलाती है? पूतंतु कहलाती है। और इसके ऊपर ये गुंडी सदृश संरचना होती है, यह गुंडी सदृश संरचना क्या कहलाती है? परागकोश कहलाती है। हमने सबसे पहले ये बात की थी कि परागण की प्रक्रिया के अंदर अंडक और पुंकेसर, ये दो संरचनाएं ऐसी होती है पुष्प की जो कि परागण की प्रक्रिया के अंदर भाग लेती है। अब परागकोश क्या होता है? परागकोश की हम परिभाषा क्या देते हैं कि नर जननांग की या जननसम संरचना होती है, यानी युग्मक का जो निर्माण होता है, नर युग्मक का जो निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है? परागकोश के अंदर होता है। यानी परागकण कहां बनता है? परागकोश के अंदर बनता है। यानी कि परागकण का निर्माण परागकोश में होता है। परागकोश क्या होती है? जननसम संरचना होती है। पूतंतु का क्या काम होता है? परागकोश को पुष्प से जोड़े रखने का काम कौन करता है? पूतंतु करता है। और परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है। अब अपनी बात ये थी परागण की परिभाषा के अंदर कि पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से क्या मुक्त होता है? परागकण। वो पहुंचता कहां है? वर्तिकाग्र पर, यानी अंडक की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो यह प्रक्रिया जो होती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। होगी ये चीज क्लियर? यानी कि परागकण कहां बनते हैं? परागकोश में। मुक्त हुए कहां पहुंचे? वर्तिकाग्र पर। इस पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है, यानी पोलिनेशन कहलाती है। अब परागण के अंदर यहां से परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है जिसको आप ये कहते हो कि विभिन्न विधियों के द्वारा, जैसे जल है, वायु है, कीट है, चमगादड़ है, घोंघा है, ये माध्यम होते हैं जिन माध्यमों के द्वारा परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से मुक्त हुए परागकण पुष्प के अंडक की वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा पहुंचते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण। अब इसके बाद अपना यह आता है कि परागण के प्रकार। परागण कितने प्रकार का होता है? परागण दो प्रकार का होता है। पहला स्वपरागण और दूसरा उसके बाद कौन सा होता है? परपरागण। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन,
और दूसरा कौन सा होता है, परपरागण। अब स्वपरागण किसे कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन की स्वपरागण की परिभाषा क्या होती है। स्वपरागण के अंदर एक पुष्प यानी कि पादप एक ही भाग लेता है। जैसे यदि यह पुष्प की संरचना है, इस पुष्प से मुक्त हुए परागकण इसी पादप के दूसरे किसी भी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। यानी स्वपरागण को परिभाषित कैसे करोगे कि एक पुष्प के परागकण उसी पादप के उस पुष्प या किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। अब इसके अंदर अपना दूसरा था परपरागण, स्वपरागण के बाद दूसरा क्या था, परपरागण। अब परपरागण किसे कहते हैं, यदि परपरागण की प्रक्रिया के अंदर एक ही प्रजाति के दो पादप भाग लेते हैं, यानी एक पादप के पुष्प से मुक्त हुए परागकण वो उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी इसमें कितने पादप भाग लेते हैं, दो पादप, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, परपरागण कहलाती है। परपरागण में दो पादप भाग लेते हैं, स्वपरागण की प्रक्रिया में क्या होता है, एक ही पादप भाग लेता है। अब स्वपरागण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, स्वपरागण के अंदर यदि एक ही पुष्प के अंदर प्रक्रिया संपन्न होती है परागण की तो वह चीज कहलाती है स्वयुग्मन। जैसे इस पादप के पुष्प में परागण की प्रक्रिया यानी पुष्प इसमें क्या होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए, द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए इसमें, यानी एक ही पुष्प में यदि अंडक और पुंकेसर दोनों संरचनाएं उपस्थित है तो उसके अंदर उसी पुष्प के परागकों से मुक्त हुए परागकण उसी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, स्वयुग्मन, या इसको क्या कहते हैं, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी या स्वयुग्मन कहते हैं। अब दूसरा क्या होता है, सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। अब सजात पुष्पी परागण के अंदर क्या होता है, पादप तो अपना स्वपरागण में एक ही है, लेकिन इसमें इस पुष्प के परागकों से मुक्त हुए परागकण वो दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, सहजात पुष्पी परागण कहलाती है। अब इसके अंदर स्वपरागण के अंदर पहला क्या था, स्वयुग्मन, और दूसरा क्या था, सहजात पुष्पी परागण, यानी पादप तो एक ही होता है और पुष्प अलग अलग होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, यदि पुष्प एक लिंगी होता है कि एक के अंदर नर जननांग पुंकेसर उपस्थित होता है और दूसरे के अंदर क्या होता है कि अंडक उपस्थित होता है, तो इसके अंदर इसमें पादप जो होता है वो द्विलिंगी होता है तो इसके अंदर सजात इस प्रकार का जो स्वपरागण पाया जाता है उसको कहते हैं सजात पुष्पी परागण।